हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वेरिएशन, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। पहले देखते हैं डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड टू ऐड इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी में हमने पढ़ा था कि कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसकी जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन को जो रिमूव कराएं तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो आयनाइजेशन एनर्जी थी। इसमें क्या है, कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ठीक है, उसकी आउटरमोस्ट शेल में हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो एक टर्म और आती है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या दोनों सेम होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम होती है, बट डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डेल्टा एच इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि वो नेगेटिव होती है। होती तो सेम है, वही चीज़ है ये भी और ये भी, बट नेगेटिव होती है एक दूसरे की। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट वही होती है जो आयनाइजेशन एनर्जी की होती है, किलो जूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मोस्टली तो हम ये यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये हुई इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, इसकी यूनिट के बारे में। सो अब हम देख लेते हैं फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। सो जो फर्स्ट फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इसमें भी हमारे पास वही रिलेशन है जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी में था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, ड्यू टू प्रोटॉन्स, क्योंकि न्यूट्रॉन्स तो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, सो पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस। अब हमें क्या करना है कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को एडअप करवाना है, यानी कि उसको अट्रैक्ट करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। सो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, यानी कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उतनी ही स्ट्रांगली जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो हमारे पास जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, यानी कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो हम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज, तो इजीली इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी हमारे पास। सो ये इसका रीज़न है, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, सो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तो वो एडअप होगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी न्यूक्लियर चार्ज के। राइट, सेकेंड जो हमारा फैक्टर है वो होता है एटॉमिक साइज़। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। क्यों ऐसा होता है? देखो, अगर साइज़ स्मॉल है, ठीक है, तो उनके बीच में क्या होगा? ये एडअप होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अब इनमें क्या होगा? देखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी तो होगी ना। अगर साइज़ कम है तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी तो होगी। अगर साइज़ बड़ा है, इसको ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये नॉर्मली यहाँ के अगर एडअप हो जाएगा, मान लो, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा, यहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो और भी इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहा है न्यूक्लियस वहाँ पे। ठीक है, यानी कि अगर साइज़ कम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि साइज़ कम होगा तो हमें जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी होगा, इसको ऐड भी होना है, कई लेवल्स क्रॉस करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या है? एटॉमिक जो साइज़ है वो ज़्यादा है, बड़ा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एडअप होगा, न्यूक्लियस को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी तो होल्ड कर रहा है ना, आउटरमोस्ट शेल वाली जो इलेक्ट्रॉन है। तो इसको क्या है? बस एडअप होना है, इसको कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से होकर नहीं गुजरना पड़ता, तो इसका एटॉमिक साइज़ बड़ा है इसलिए। तो ये रिलेशन होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ के। ठीक है, जो थर्ड हमारा फैक्टर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड विल बी ज़ीरो बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। जो फुल फील्ड कन्फिगरेशन होता है, हाफ फील्ड कन्फिगरेशन होता है, जिन भी एलिमेंट्स का या जो भी एटम है उनका, सो उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो क्या होगी? ज़ीरो होगी, स्टेबिलिटी की वजह से। देखो, जो फुल फील्ड है और हाफ फील्ड है, जो फुल फील्ड है वो क्यों चाहेंगे कि और भी इलेक्ट्रॉन अंदर आए? वो तो आ ही नहीं सकते ना। जब वो फुल फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे? एडअप कहाँ पे होंगे? नहीं हो सकते। हाफ फील्ड है तो वो भी स्टेबिलिटी की वजह से चाहेंगे कि कोई और इलेक्ट्रॉन उनमें ऐड ना हो। सो फुल फील्ड और हाफ फील्ड के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि हमने
सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी, तो वैसे हम पढ़ेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे एक एटम है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, तो इस पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है EA1 वो क्या है, पॉजिटिव है। जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होते हैं जनरली, ठीक है, नॉर्मल ट्रेंड में। अब देखो फिर क्या किया, इसमें फिर से इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया, तो A2 नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे ये नेगेटिव क्यों हो गई, क्योंकि हमें अपनी तरफ से भी एनर्जी लगानी पड़ी, इसलिए नेगेटिव हुई, ठीक है। अब और लगाएंगे, अब मतलब फिर से ऐड अप करवाएंगे तो हमें और एनर्जी देनी पड़ेगी, A3 नेगेटिव, तो फिर से क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालेंगे तो वो क्या होती है, इसकी नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी, जहाँ पे नेगेटिव वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो हम आगे कैलकुलेट भी करना सीखेंगे ना सक्सेसिव जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसके बारे में, तो आप वहाँ से ईजिली कनेक्ट कर पाओगे। अभी देखते हैं वेरिएशंस। सो पहले देखते हैं वेरिएशन अलोंग पीरियड के अलोंग वेरिएशन। सो लेफ़्ट टू राइट की हम देखते हैं। सो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हम रिलेशन पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। और दूसरी टर्म में देखें तो साइज़ के अकॉर्डिंग साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है लेफ़्ट टू राइट, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ साइज़ वाला, ठीक है। अब सेकेंड पीरियड को हम लेके चलते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये हमारे पास जनरल ट्रेंड है कि नियोन की सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन की उससे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। बट हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी एक फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करता है। सो नियोन और बेरिलियम तो फुलफिल्ड है ना, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्या होगी, 0 होगी, और नाइट्रोजन क्या है, हाफ फिल्ड है, तो सबसे कम होगी नियोन की, फिर बेरिलियम की, फिर नाइट्रोजन की, है ना। उसके बाद देखो अब यहाँ पे लिथियम को आना चाहिए था, लेकिन बोरोन कैसे आ गया, लिथियम की ज़्यादा होती है बोरोन से, क्योंकि इसका कन्फिग्रेशन क्या होता है 1s2 2s1, ठीक है। तो अगर एक और इलेक्ट्रॉन एडअप होगा तो ये तो फिल हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी की वजह से बोरोन से ज़्यादा लिथियम की होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो ये होता है हमारे पास ट्रेंड, ठीक है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये ट्रेंड वगैरह होते हैं ना, वेरिएशंस होती है वो, ठीक है। अब हम देखते हैं वेरिएशन अलोंग ग्रुप के अलोंग कौन सी वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे देखो, जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो हम ग्रुप 17 को लेके चलते हैं, ये होते हैं फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो अब इसमें होना क्या चाहिए था कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और लास्ट में आयोडीन की, बट ऐसा नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, क्लोरीन की हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि आपको पता है कि जो फ्लोरीन है उसका साइज़ बहुत ही कम होता है और क्लोरीन का बड़ा होता है साइज़, तो साइज़ कम होने की वजह से फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो आ जाती है, जिसकी वजह से उसका साइज़ कम हो जाता है। इसलिए क्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, ऐसे। तो इसी के बेसिस पे ग्रुप 15, 16, 17 मतलब 14, 15, 16 की होती है। ऐसे ही ग्रुप 15 में फॉस्फोरस की ज़्यादा हो जाएगी नाइट्रोजन से, है ना। अब ग्रुप 16 में क्या होगी, होनी तो ये चाहिए थी ना कि सल्फ़र की ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, पहले सल्फ़र की, फिर इसकी, फिर इसकी, और सबसे कम होती है ऑक्सीजन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आता है एग्जाम में, ठीक है। ऑक्सीजन की सबसे कम होती है। जब ये कैलकुलेट करेंगे ना हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन की इन सबसे कम होती है, सल्फ़र की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। तो हमारे पास ग्रुप 14, 15 और 17 होते हैं, उसमें क्या है, सेम ही ट्रेंड चल रहा है हमारे पास। जो सेकंड वाला होगा उसकी सबसे ज़्यादा होगी, बट इसमें क्या है कि सेकंड वाले की सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, फर्स्ट वाले की सबसे कम होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक्सेप्शनल है, तो आपको लर्न करना है ये, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, और वेरिएशन अलोंग पीरियड एंड वेरिएशन अलोंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला जो टॉपिक है वो यहीं पे सम अप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो थी, ये थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी हमारे पास। अब जो हमारे पास लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी बचती है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।